जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री चालू किए हैं अब, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पिछले लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये भी समझ चुके हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद समझे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मतलब इस चैप्टर का एक लेक्चर केवल हम पढ़े हुए हैं और इसके बाद हम ये लेक्चर चालू कर रहे हैं जो सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? जैसे आपका कोई कोई कैरेक्टर होता है वैसे रिएक्शन का भी कोई कोई कैरेक्टर होता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि अभिक्रिया कौन सी होता है बाबू। अभिक्रिया जो होता है कोनो चीज का बदल जाना ना अभिक्रिया है, किसी चीज का बदल जाना अभिक्रिया है। जैसे मार्कर को खोल खाल दिए, इसमें से स्याही फेंक दिए तो क्या हुआ, अभिक्रिया हो गया, मतलब बदल जाना अभिक्रिया है। ठीक, अब इसमें आता है कि रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया क्या है। तो भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसको हम पुनः वापस उसी पदार्थ में बना सकते हैं। जैसे मार्कर का कुल्फी खोल दिए तो मार्कर में परिवर्तन आ गया, लेकिन कुल्फिया ही फिर से बंद कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया ये होता है कि इसको हम पानी में डुबा देते तो ये कबो चलवे नहीं करता, तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, मतलब चलेगा ही नहीं, खराब हो गया। ठीक, अब इसको सही नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया, हम रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया इसके बारे में समझे थे। दो टर्मिनोलॉजी के बारे में समझे थे। कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी? अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़े थे। तो रिएक्टेंट जो होते हैं वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मार्कर है, ये अभिक्रिया किया, क्या अभिक्रिया किया, इसको हम कैप को खोल दिए तो अभिक्रिया, यही मार्कर ही अभिक्रिया किया। ठीक, और इससे प्रोडक्ट क्या बना, एगो कुल्फी बन गया, एगो मार्कर बन गया। समझ में आया? तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो पहले जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट यानी जो बाद में हमको मिलता है बनने के बाद, रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद या परिवर्तन के बाद, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब आज समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। अब जब अभिक्रिया होता रहता है ना तो कौन कौन चीज हमको विशेष देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का उत्पाद में रूपांतरण कुछ विशिष्टताओं के साथ होते हैं। इन्हीं विशिष्टताओं को रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण कहते हैं। अब भाई रूपांतरण नहीं समझ में आएगा। रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन। क्या मतलब परिवर्तन? उत्पाद, देखिए यहाँ पे उत्पाद में रूपांतरण, किसका, अभिकारक का उत्पाद में रूपांतरण है। अभिकारक जो है ये उत्पाद में बदल रहा है। दूध में जोरन डाल दिए, मतलब हल्का सा दही डाल दिए, वो दही में बदलने लगा। ठीक, तो क्या हुआ, ये बदलना ही क्या है, दूध का दही में बदलना, ये रूपांतरण, मतलब कि ये कहा जाए तो अभिक्रिया। ठीक, तो अभिकारक का उत्पाद में रूपांतरण, अभिकारक का उत्पाद में बदलना, प्रोडक्ट में बदलना, दूध का दही में बदलना, क्या होता है, कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है। कुछ इसमें हमको देखने को मिलता है विशिष्टता, वही बोल रहे हैं। तो कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है, इन्हीं विशिष्टताओं को रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण कहते हैं। जैसे दूध दही में बदल रहा है ना, तो पहले लिक्विड था दूध और दहिया क्या हो गया, ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। वैसे पूरा पूरा ठोस नहीं होता है दही, लेकिन अब देखने के लिए देखा जाए तो टाइट हो गया, लूज था, तो इसके स्टेट में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो बाबू, ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। मतलब चेंज क्या आया, चेंज स्टेट में क्या आया, देखने में क्या आया, वही जो है अभिलक्षण कहलाता है। जैसे अगर अभिक्रिया होता रहता है तो किसी किसी अभिक्रिया में गैस निकलता है, मतलब गैस रिलीज होता है। अब कहेंगे कहाँ गैस रिलीज होता है, तो बाबू देखो ये एक हम अभिक्रिया लिखे हैं, इसमें भी गैस रिलीज होता है। हम सांस उस लेते हैं तो सांसिया में खींचते हैं हवा पूरा पूरा, और उसमें से ऑक्सीजन छाट के चल जाता है हमारे शरीर में पूरा। और जब श्वसन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड खखोर के लिए आगे फेंक देते हैं। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। तो श्वसन के अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, श्वसन के
अभिक्रिया के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसवे तो है, गैस गया अंदर, लेकिन अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना जो हम सांस में छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो श्वसन हुआ उसमें क्या चीज़ छोड़े, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं मतलब ये वेस्ट निकल गया है, मतलब ये निकला है तो एक वशिष्ठता है, एक विशेष गैस निकला है। तो क्या है, वशिष्ठता है, यानी अभिलक्षण है। तो कई अभिलक्षण होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। जो अभिक्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें कई अभिलक्षण देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम सांस लेते हैं तो गैस इनहेल करते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, हमारा ग्लूकोज वगैरह बन जाता है, हमारे एनर्जी के लिए हो जाता है। प्रोडक्ट के बाद क्या बनता है, गैस बनता है जो रिलीज हो जाता है। तो वही क्या है, गैस का निकलना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना मतलब देखो हम कुछ घोल रहे हैं, मीठा घोल रहे हैं, पानी में मीठा घोल रहे हैं, समझ रहे हैं, गुड़ समझ रहे हैं, तो गुड़ को घोल रहे हैं और उसमें का खर पतवार क्या होगा, पनिया में बैठ जाएगा नीचे। देखते होंगे अगर मीठा का रस घोला जाए, गुड़ का रस घोला जाए तो उसमें नीचे अवक्षेप मिलता है, किनकिन उनकिन मिलता है। किनकिन मतलब हल्का सा धूरा माटी मिलता है, पीते समय लास्ट में मिलता है, ठीक। तो वो हो गया अवक्षेप। क्या होगा, अवक्षेप। मीठा यानी गुड़ और पानी तो घुल गया, अभिक्रिया कर लिया, लेकिन उसमें का जो मटिया उटिया है वो बैठ गया, अवक्षेप बन गया। क्या बन गया बाबू, अवक्षेप मतलब बैठ जाना। अभिक्रिया के बाद कोनो पदार्थ बैठ जाता है ना तली में, उसी को बोलते हैं कि अवक्षेप बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी कभी कभार होता है, जैसे मीठा को घोल दिए यानी गुड़ को घोल दिए तो ऐसे बन गया। अब देखो रंग में परिवर्तन होना, कौनो चीज अगर मुरझाएगा तो क्या होगा, जैसे चांदी मुरझाएगा तो काला होता है, चांदी में जंग लगना बोल सकते हैं उसको, जंग लगना नहीं बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे संक्षारण आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अगर 9th में पढ़े होंगे तब तो समझ में आएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे तो इस चैप्टर के लास्ट तक नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हम फिर से बता देंगे संक्षारण, ठीक। तो संक्षारण मतलब किसी चीज, किसी धातु में मूर्छा लगना। तो रंग में परिवर्तन, कौनो धातु है जो मूर्छा लगता है तो उसका रंग बदल जाता है, देखते हैं कि नहीं। जैसे लोहा पहले चमकता रहता है और जब मूर्छा लगने लगता है, जंग लगने लगता है तो भूरा कलर में बदल जाता है। चांदी में वैसे ही, चांदी में होता है ब्लैक में बदल जाता है, पीतल में वैसे ही होता है हल्का हरे कलर में बदल जाता है, ठीक। तो ऐसे होता है, मतलब कि संक्षारण यानी जब उसका क्षय होने लगता है, क्षरण होने लगता है, मूर्छा लगने लगता है किसी भी धातु में, तो उसका कलर परिवर्तन हो जाता है, कलर बदल जाता है, तो चेंज इन कलर, ठीक। तो ये हो गया, ये भी अभिलक्षण हो गया रासायनिक अभिक्रिया का। तो कुल 5 अभिलक्षण। ताप में परिवर्तन, सरफ वरफ घोलते होंगे ना आप, तो सरफ घोलेंगे तो उसका टेम्परेचर देखते होंगे बढ़ जाएगा। अब ऐसे नहीं महसूस होता है आपको, तो देखिएगा मुट्ठी में एक मुट्ठी सरफ लीजिएगा और ले जाके तनी मनी टोटी का पानी उस पर गिराइएगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा आपके हाथ में, ठीक। काहे से कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ताप में परिवर्तन, कभी कभी ठंडाई हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज को पानी में घोल दीजिए, ठंडा हो जाएगा पनिया, तो वो क्या है, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक। सरफ वाले में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब सरफ को जब मुट्ठी में लेके पानी गिराएंगे तो ताप बढ़ेगा, गर्म लगेगा, और जब ग्लूकोज को मुट्ठी में लेके पानी इस पे गिराएंगे तो ठंडा लगेगा, ठीक। तो ये क्या है, ताप में परिवर्तन हो जा रहा है, ताप कभी बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये अभिक्रिया तो हो रहा है। अब चाहे सरफ के पानी में घोला चाहे ग्लूकोज के पानी में घोला, दोनों तो अभिक्रिया ही तो है। तो ठीक, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका ताप में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, कभी कभी स्टेट में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मोम का जमना, ये सब अवस्था में परिवर्तन। लेकिन मोम का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही का बनना, जैसे पहले दूध पतला था दही गाढ़ा हो गया, ऐसे ही बहुत कुछ रिएक्शन है जिसमें देखिए अब जल का बनना भी वही स्टेट परिवर्तन है। देखिए गैस गैस मिलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में जब मिलन करते हैं सब, तो ये दोनों गैस है सब, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी बना लेते हैं सब, वाटर बना लेते हैं, तो ये लिक्विड हो गया। तो चेंज इन स्टेट होता है, मतलब जितने अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको बदलाव देखने को मिलते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण बोला जाता है, ठीक।
तो ये रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण उसी चीज को बोलते हैं जो बदलाव हमको देखने को मिलता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण बोलते हैं मेनली। उसमें से कुछ 5 जो मेन है उसको हम लिख दिए हैं, जैसे गैस का निकलना। अब गैस के निकलने में एक अभिक्रिया आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, गैस कभी कभार अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें गैस निकलता है, सांस लेते हैं उसमें गैस निकलती है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? देखिए क्या होता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करके पानी में से हाइड्रोजन गैस को अलग किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को अलग किया जाता है। जानते हैं, पानी में नमक घोर दीजिए और दोनों तार ले जाके बोर्ड में लगा के उसमें लगा दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन बबुआ गलती मत करना, नहीं तो ये घर पे एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो तुम्हारी मम्मी लगेंगे मारने, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। तो गैस का निकलना मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं पानी में नमक घोल करके, तो क्या होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलने लगता है। पानी किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले रहते हैं तब तक तो पानी है, और जब अलगे हो जाएंगे सब, ब्रेकअप हो जाएगा इन सब का, तो दोनों गैस बन जाएंगे सब, ठीक। तो ब्रेकअप कराने के लिए क्या चाहिए हमको? इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है, यानी कि क्या कराना पड़ता है? विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है। तो वो जो होते हैं क्या, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाते हैं। तो इतना समझ में आया गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। तो इसमें एक अभिक्रिया भी हम लिख दिए हैं। अब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वाला अभिक्रिया समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको लिखे हैं। Zn यानी जिंक और HCl का जब अभिक्रिया कराया जाता है, HCl क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब जौन पेटवा में, जिसको बोलते हैं कि पेटवा में जाएगा तो खाना जलता है, कौन चीज़ से जलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको तोड़ तोड़ के एकदम कचूमर निकाल देता है खाना का, तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एगो लिक्विड है, पानी जैसा है, ठीक। तो ये लिक्विड है HCl, ठीक। तो ये HCl जो है लिक्विड है, अम्ल है, जिंक के साथ क्रिया करता है। जिंक क्या है? एगो पदार्थ है, आप समझ सकते हैं, जिंक एगो मतलब धातु है, ठीक। तो जिंक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? जिंक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ZnCl बनाता है, यानी जिंक क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को बाहर ही फेंक देता है, उड़ा देता है, ठीक। जिंक क्लोराइड बना करके हाइड्रोजन इसमें का उड़ा देता है, ठीक, उड़ जाता है वातावरण में। और छेप का बनना, इसके लिए एक अभिक्रिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब अवक्षेप, ठीक। तो याद रखिएगा, अभी आएगा आपका अवक्षेप पर अभिक्रिया, ठीक। तो अभी वहाँ पे काम पड़ेगा। अब सिल्वर नाइट्रेट को KCl जब सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो इसमें से KNO3 तो बनता है, और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है तली में। एगो बीकर लीजिए, उसमें KCl डालिए, KCl, उसके बाद क्या कीजिए? AgNO3 डालिए, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट डालिए और पोटेशियम क्लोराइड डालिए, दोनों को घोर दीजिए ढंग से। तो क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा। लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो है ठोस रूप में बनेगा, और सब लिक्विड रूप में बनेगा, यानी पानी के जैसा बनेगा। हाई जो है पाउडर फॉर्म में बनेगा। तो पाउडरवा जब गिलासी में लेके घोरे हैं तो पाउडरवा क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, ठीक। तो ये नीचे जो बैठ जाता है उसी को तो अवक्षेप बोलते हैं। जैसे गुड़ को पानी में घोल रहे थे तो उसमें का पानी सब, माटी ओटी जो कंकड़ पत्थर था सब नीचे बैठ गया, अवक्षेप हो गया, ठीक। रंग में परिवर्तन, अभी बताया है धातुओं का संचारण, बहुत सारी अभिक्रिया है। पानी में रंग घोल दीजिए, पानी का रंग परिवर्तन हो जाता है। पानी में रंग घोलने से रंग उसमें मिल जाता है, और रंग भी तो कोई केमिकल ही तो है, तो वहाँ पे रिएक्शन होता है तो वहाँ पे रंग चेंज हो जाता है पानी का, इतना आप जानते हैं। ताप में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर, सरफ उरफ को पानी में घोलते हैं तो ताप में परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं ताप घट जाता है, सरफ को घोलते हैं ताप बढ़ जाता है, जानते हैं आप। अवस्था में परिवर्तन, स्टेट में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, जैसे पानी बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से, यानी इन सब का लव जब होता है तब क्या बनता है? पानी बनता है, ठीक। तो जब ये सब दोनों मिलते हैं सब, तब पानी बनता है, जब दोनों का मिलन हो जाता है। पहले क्या थे? सब गैस थे सब, और जब दोनों मिल गए सब तो मिलन करके पानी बना लिए सब, तो पानी बन जाता है, ठीक। तो स्टेट में परिवर्तन यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दूध से दही का बनना भी हो सकता है। आप इसमें एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, H2 + O2। तो यहाँ पे देखिए H2 + O2 =
2H2O, मतलब कि H2 और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, यानी जल बनेगा। जल के 2 अणु बनेंगे, इसीलिए 2 लिखा गया। अभी आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि नंबरिंग कहाँ किया जा रहा है, H2 कहाँ लिखा जा रहा है, O2 कहाँ लिखा जा रहा है, इस सब के बारे में आपको आने वाले लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक, तो आज हम क्या पढ़े हैं, आज पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 5 चीजें पढ़े, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये सारी चीजें होती हैं, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण बोलते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि यही होता क्या है, कहाँ से इसे लिख दिए Zn + HCl इजिकल टू ZnCl, मतलब इजिकल टू नहीं है, तीर का निशान है, ZnCl + H2। ठीक, ये कहाँ से लिख दिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का PDF लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम हर बार सजेशन आपको देते हैं कि आप अपने मन से नोट्स तैयार कीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।